जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बेटे, ये हमारी अक्टूबर नवंबर का जो हमारा ग्रुप है उसकी ओरिएंटेशन क्लास है। अब ये सिर्फ अक्टूबर नवंबर वालों के लिए नहीं है, सबके लिए। अगर कोई मई जून का भी स्टूडेंट बैठा हुआ है तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, आप जो अक्टूबर नवंबर में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 2027 में आपका पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप लोग सेम पेपर पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे जो हमारा प्रीवियसली चलता हुआ आ रहा है। लेकिन 2027 वाले बच्चे जो मई जून में अपेयर होंगे उनके लिए भी इतनी कोई घबराने वाली बात ऐसा सच है नहीं, क्योंकि कोई इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं आई है पेपर पैटर्न में। बस थोड़े बहुत मार्क्स को आगे पीछे किया हुआ है, चीज़ जो है वो पूरी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं आप लोगों को पहले ज़रा वो पेपर पैटर्न बता दूं जो हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा, मैं पेपर पैटर्न को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, रीजन बीइंग कि हमें देखो ग्रेड निकालना है। बच्चा समझता है कि सर मैं 10 पेज लिख के आ जाऊं, मैं 20 पेज लिख के आ जाऊं, मेरा ए स्टार आ जाएगा, मेरा बी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो बच्चे इस चीज पे फोकस करते हैं ना कि यार मैं दुनिया की हर चीज पढ़ लूं और मैं 10 पेज का आंसर लिख के आ जाऊं, उनका ग्रेड नहीं आता। तो बेटा स्मार्ट वर्क करना होता है एग्जाम में, हार्ड वर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइएगा जरा। अच्छा, अब आप लोगों को इतनी बात तो पता होगी कि आपके पास दो पेपर्स आते हैं। एक होता है आपका पेपर वन, ठीक है, पेपर वन। और दूसरा होता है आपका पेपर टू। पेपर वन बड़ा सिंपल है, बहुत सीधा सा केस है। उसके अंदर भाई 30 MCQs आएंगे, ठीक है। 30 मार्क का पेपर होगा और ये होता है बेटे 45 मिनट्स का। अच्छा, अब इसके अंदर बच्चा मुझसे अक्सर पूछता है कि सर माइक्रो से कितने एमसीक्यूज आएंगे, मैक्रो से कितने एमसीक्यूज आएंगे। इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। यूजुअली क्या होता है कि आधे आधे का रेशो चल रहा होता है। 15 जो है वो आपके माइक्रो से आते हैं, 15 आपके मैक्रो से आते हैं, या 16 माइक्रो से आ जाएंगे, 14 मैक्रो से आ जाएंगे। यूजुअली इस तरह का एक रेशो आपका चल रहा होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने पेपर वन की प्रैक्टिस कैसे करनी है? एग्जाम जब हमारे करीब होंगे मैं आप लोगों को ईयरली पास पेपर्स करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों को जो पोर्टल का एक्सेस मिलेगा जब आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, नोवा एकेडमी ग्लोबल का आपको एक पूरा पोर्टल मिलेगा। उस पोर्टल में आपको मल्टीपल सेक्शंस मिल रहे होंगे। मैं वो सेक्शन समझा देता हूँ। दो सेक्शंस तो आपके रिकॉर्डिंग के होंगे, जो भी हमारी क्लास हो रही है जैसे ही क्लास एंड होगी उसी के डे एंड पे हमारी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। तो इन केस अगर कोई स्टूडेंट क्लास नहीं ले पाता किसी रीजन की वजह से, वो जाके रिकॉर्डिंग देख सकता है। सेम क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, ठीक है। माइक्रो का सेक्शन अलग होगा, मैक्रो का सेक्शन अलग होगा। उसके बाद नोट्स का सेक्शन आपको मिलेगा। अब नोट्स होंगे दो तरह के। एक होते हैं क्लास नोट्स जो मैं क्लास में यूज करता हूं। एक होती है इकॉन बुक, जो मैंने इकॉन बुक खुद बनाई है। उसके अंदर प्रॉपर डिटेलिंग डाली हुई है, वो प्रॉपर टाइप नोट्स हैं, तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, ठीक है। एक आपको मिलेगा पेपर वन टॉपिकल, जो आपके फोल्डर होगा उसमें एक पेपर वन टॉपिकल की बुक होगी। पेपर वन टॉपिकल में आपके पास 1000+ MCQs है। हर टॉपिक के 40 50 60 MCQs डिपेंडिंग अपॉन जितने भी अब तक टेस्ट हुए हैं, वो आपके पास अवेलेबल होंगे। बेटे, तरीका क्या है एमसीक्यूज को एस करने का? जो टॉपिक हमारा हो रहा है डे एंड पे या वीक में आपने बैठ के उस टॉपिक के एमसीक्यूज खत्म कर देने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, मैं ये बात बार बार कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं, एमसीक्यूज बेटे रिपीट होते हैं। आपने वो टॉपिक खत्म कर दिया, कोई भी इशू आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, पिक्चर भेजेंगे एमसीक्यू की विद करेक्ट आंसर, मैं आपको बता दूंगा बेटे इसमें इस तरीके से होता है, सही है। एमसीक्यूज जिस बच्चे ने 30 में से 30 ले आया उसकी डिस्टिंक्शन आ जाती है। मतलब 90% चांस है कि उसकी डिस्टिंक्शन आ जाए, क्योंकि पेपर वन जो है वो आपका ग्रेड बनाता है, पेपर टू ग्रेड नहीं बनाता। ये बात जहन में रखें, याद रखें इस चीज को। पेपर टू ग्रेड नहीं बनाएगा, पेपर वन ग्रेड बनाएगा, ठीक है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? फ्रॉम पेपर वन टॉपिकल बुक ऑन पोर्टल, ठीक है। आप इसकी इस तरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं पेपर टू पे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं पेपर वन के हवाले से, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि बच्चे को अगर कोई एमसीक्यू समझ नहीं आता तो बच्चा उसको छोड़ के आ जाता है। बेटा ये गलती कभी भी जिंदगी में मत करना,
समझे? ये गलती कभी भी जिंदगी में आपने नहीं करनी। कोई एमसीक्यू आपको समझ नहीं आ रहा, पेपर का टाइम खत्म हो रहा है, कुछ भी मार्क कर दो, कुछ भी मार्क कर दो, जाया मत करना। एमसीक्यू जाया नहीं करना, ठीक है? अब आ जाए जरा पेपर टू पे। बेटे पेपर टू आपका दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपके पास सेक्शन ए, और एक होता है आपके पास सेक्शन बी। ठीक हो गया? सेक्शन ए जो है ये कंपलसरी सेक्शन होता है, ये आपने करना ही करना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कंपलसरी होता है। ये होता है डेटा रिस्पॉन्स। डेटा रिस्पॉन्स का मतलब केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी। अच्छा, अब सर ये किस तरह चल रही होती है? बेटे आपके पास 1 से 1.5 पेज का एक लॉन्ग केस आता है, आपके पास उसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आपने केस को देखते हुए जो भी केस में बातें लिखी हुई हैं उससे अपने आंसर्स को लिंक करना है और आपने अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, ये होता है 30 मार्क्स का। ये 30 मार्क का होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसने ये आपने लाजमी करना है। अब आए जरा सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपके पास बेटा 4 क्वेश्चंस आते हैं। आपने कितने अटेम्प्ट करने? 3। एक क्वेश्चन की चॉइस। पर क्वेश्चन आपका होता है 20 मार्क। 20 मार्क पर क्वेश्चन। ठीक है, 20 मार्क का, 20 मार्क का आपका एक सवाल होता है। आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, सही है, एक को आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। यानी कि सेक्शन बी जो है ये है आपका 60 मार्क। ठीक है, तो टोटल कितने मार्क हो गए बेटा पेपर टू के? टोटल हो गए 90 मार्क्स। माइंड मी, ये मैं अक्टूबर नवंबर 26 का पैटर्न बता रहा हूं, ये मई जून 27 का पैटर्न नहीं है। ठीक है, वो चेंज हो रहा है, जब मैं मई जून की क्लासेस स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा। तो ये है बेटा आपके पास 90 मार्क। इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलते हैं 2 घंटा 15 मिनट। सही है, आपको इतना टाइम मिलता है ये वाला पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अच्छा, अब सेक्शन बी किस तरीके से क्वेश्चंस कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, हमें वो चीज समझनी है। यहां पे आइएगा बेटे। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन का सेम पैटर्न होता है, उसमें 4 पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए जो आपका होता है ये होता है 2 मार्क का। पार्ट बी आपका होता है 4 मार्क का। पार्ट सी आपका होता है 6 मार्क का। और पार्ट डी जो है ये आपका होता है 8 मार्क का। ठीक है। अच्छा, अब 2 मार्क वाला सवाल कैसे आता है? सिंपली वो आपसे पूछेगा स्टेट या लिस्ट या आइडेंटिफाई। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड और लेबर आपने लिख दिया, चलो भाई आपको 2 मार्क मिल गए। तो कभी भी स्टेट लिखा हुआ हो या लिस्ट लिखा हुआ हो या आइडेंटिफाई लिखा हुआ हो, इसका मतलब है सिर्फ नाम लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना आपने, सिर्फ नाम लिखेंगे आप। सही है। अच्छा, या फिर डिफाइन, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने डिफाइन किया, आपको 2 मार्क मिल गए। बहुत सिंपल है, पार्ट ए बहुत सीधा होता है। पार्ट बी और पार्ट सी को जरा समझो बेटा। पार्ट बी और पार्ट सी में एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट वन वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स। यानी कि अगर 4 मार्क का सवाल है आपने 2 पॉइंट लिखने, 6 मार्क का सवाल है तो आपने 3 पॉइंट लिखने। ये मेरा फॉर्मूला याद रखना, ये डेटा रिस्पॉन्स में भी चलेगा। वन वेल एक्सप्लेन पॉइंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स। वेल एक्सप्लेन पॉइंट का मतलब क्या है, क्या हो रहा है और इससे मुल्क को क्या फायदा या क्या नुकसान है, मुल्क पे क्या अफेक्ट आएगा। ठीक है, ये होता है वेल एक्सप्लेन पॉइंट। हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग सीख रहे होंगे इस चीज को। अच्छा, अब 1 पॉइंट का मतलब है 1 पैराग्राफ। पॉइंट का मतलब पैराग्राफ। बेटा पैराग्राफिंग लाजमी करनी है आंसर में। आप लोग इस्लामियात का ये उर्दू का पेपर नहीं दे रहे कि आप लोग हेडिंग्स डालेंगे बैठ के। हेडिंग्स वाला काम इसमें नहीं होता। आपका एक पॉइंट खत्म हुआ, आप लाइन छोड़ोगे और नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाओगे। कुछ बच्चे किस तरह पैराग्राफिंग करते हैं, ये एक पैराग्राफ एंड हुआ, चलो यहीं से स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं करना। ये आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है, लाइन छोड़ेंगे आप, फिर नया पैराग्राफ, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर नया पैराग्राफ। ठीक है, इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ यार बच्चा जो है वो नई बात कर रहा है।
बच्चे का पॉइंट चेंज हो रहा है तो उसको मार्क्स देने में आसानी होती है, आपका पॉइंट मिस नहीं होगा इससे कभी भी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको बड़ा गौर से बेटा याद रखना। अच्छा, 6 मार्क का एक डिफरेंट तरह भी क्वेश्चन आता है जहां पर वो डायग्राम का सवाल पूछ रहा होता है, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसको फिलहाल छोड़ दे। अब 8 मार्क पे आ जाओ। बेटे 8 मार्क वाला जो होता है ना, ये डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये होता है डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपने टू साइडेड आंसर लिखना है। आपने टू साइडेड आंसर लिखना है, ठीक है। 8 मार्क में कितने पॉइंट लिखने होते हैं बेटे? 8 मार्क के अंदर मिनिमम 5 पॉइंट या मैक्सिमम 6 पॉइंट। इससे ज्यादा आप नहीं लिखोगे। अगर आप 5 पॉइंट लिख रहे हो तो किस तरह जाएंगे आप? 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, या फिर 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। और अगर 6 पॉइंट लिख रहे हैं तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। सही है जी। अच्छा, बच्चा पूछता है सर कंक्लूजन। बेटे ओ लेवल इकोनॉमिक्स में कंक्लूजन नहीं होता। अगर आप पहले किसी टीचर से पढ़ चुके हैं, उन्होंने आपको बताया हुआ है कंक्लूजन लिखना होता है, उनको मेरी वीडियो दिखा दीजिएगा जाके। ओ लेवल इकोनॉमिक्स में कंक्लूजन नहीं होता। अगर आपको मेरी बात पे भी भरोसा नहीं है, क्लास के बाद मार्किंग स्कीम खोलना रीसेंट पेपर की। अगर कंक्लूजन हुआ तो वो लिख देगा। अगर कंक्लूजन का लफ्ज आपकी मार्क्स स्कीम में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ओ लेवल में कंक्लूजन नहीं चाहिए होता। ये मैंने गोरे से वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब बच्चा यहां पे बोलता है सर मैं 8 पॉइंट लिखा हूं 8 मार्क वाले सवाल में। तो बेटा देखो 8 पॉइंट आप लिख तो आओगे, फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, 1 वेल एक्सप्लेन पॉइंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स। सही है ना। यहां पर 5 पॉइंट या 6 पॉइंट में आपको 8 मार्क मिल जाएंगे। तो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट का क्या करेगा एग्जामिनर? एक्स्ट्रा 2 पॉइंट लिखने में आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, आपको फायदा कुछ नहीं होगा उसका। तो बेटा वही वाली बात है, स्मार्ट वर्किंग करनी है। ज्यादा हमने एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना कि हम चैंपियन है, हमने भाई जाना है चुपचाप ए स्टार उठा के वापस आना है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा पूछता है सर अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव लिखूं या मैं सिर्फ नेगेटिव लिखूं, मतलब मैं टू साइडेड डिस्कशन ना करूं, मैं सिर्फ एक साइड बता दूं। तो बेटा अगर आप इफ ओनली वन साइड डिस्कस्ड, अगर आप सिर्फ एक साइड डिस्कस करते हैं तो आपको मैक्सिमम 5 मार्क मिलेंगे, 5 मार्क से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। 5 मार्क से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो एक गलती जो बच्चे हमेशा करते हैं ना, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं कि सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था, पॉइंट छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है भाई, हर जगह पे कहीं ना कहीं मार्क्स निकलवाने की गुंजाइश होती है, आपने छोड़ना कहीं भी कुछ भी नहीं है। बात समझ गए बेटा? कोई प्रॉब्लम, कुछ मसला है तो बेटे चैट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख सकते हो, आप लोग मेरे नाम पे टैप करेंगे, चैट बॉक्स का ऑप्शन खुल जाएगा। क्लास में बेटे आप लोगों ने एकदम एक्टिव रहना है। कोई सवाल? कोई प्रॉब्लम बेटा? चैट के लिए हमेशा आप लोग मुझे नाम पे टैप करेंगे, आपके पास चैट खुल जाएगी, ठीक है। चलें जी, अब अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बेटा पेपर पैटर्न हमारा डिस्कस हो गया, मैंने इस पे काफ़ी 15 मिनट तकरीबन लगाए हैं ताकि आप लोगों को बेसिक सारी चीज़ें समझ आ जाएं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटे अपने फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है डिमांड। अब बच्चा बोलता है सर पहला चैप्टर तो अपना बेसिक इकोनॉमिक्स है, जो हमारा पीपीसी और ये और वो होता है। भाई मैं बुक को फॉलो नहीं करता। अगर आप भी बुक को फॉलो करते हैं तो बुक को आग लगा दें, अब आपका बुक के साथ कोई काम नहीं है। जो भी है आपने नोट्स से पढ़ना है, नोट्स आपके पोर्टल पे अवेलेबल होंगे, आपने वहां से पढ़नी है चीज़ें। बुक का इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है। ये मेरा पैटर्न है, एक डिफरेंट पैटर्न है, इस पे चीज़ें आसान हो जाती है बच्चों के लिए याद रखना। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज डिमांड, ठीक है। व्हाट इज डिमांड? Demand is the willingness or ability of a person to consume a certain good
और अ सर्विस। बेटा डिमांड की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन। डिमांड कहता है किसी भी चीज को खरीदने की ख्वाहिश, विलिंगनेस। ठीक है, मैं विलिंग हूं कोई भी चीज खरीदने के लिए। और किसी भी चीज को खरीदने की एबिलिटी, भाई पैसा है मेरे पास। यानी कि अगर मैंने यहां पर ख्वाहिश भी क्रिएट कर दी ना, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उस पर्टिकुलर गुड के लिए डिमांड क्रिएट कर दी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक प्राइवेट जेट हो। प्राइवेट जेट खरीदने का पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बेटा मेरी चाहत तो है, मेरी ख्वाहिश तो है, विलिंगनेस तो है। इसका मतलब क्या है कि बेटे मैंने क्या क्रिएट कर दी है? डिमांड क्रिएट कर दी है। ठीक है। अच्छा, अब डिमांड के चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। बच्चे इकोनॉमिक्स में क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनकी डायग्राम्स वीक होती हैं। बच्चों को रट्टे रट्टा मारते हैं ना, कि डिमांड ऐसे बनता है, सप्लाई ऐसे बनता है, इक्विलिब्रियम ऐसे बनता है, यूं होता है, वो होता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटे, अगर आपने इसमें रट्टे मारने शुरू कर दिए तो माजरत के साथ आप फेल हो जाएंगे, आपका यू ग्रेड आएगा। ठीक है। डायग्राम्स बनाने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। हमने उस फॉर्मूले को फॉलो करना है और वो है गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर आप लोग आज की क्लास में गेम ऑफ रिलेशनशिप सीख गए, इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है आप लोगों को कभी भी डायग्राम में मसला नहीं आएगा, कभी भी, टिल योर A2 लेवल एग्जाम्स। ठीक है। अब बात सुने बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो लड़के आ रहे हैं, इसका नाम है अहमद, इसका नाम है अली। लेट्स से ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन दोस्त हैं। अगर अहमद किसी जगह पर जाएगा तो अली भी उस जगह पर जाएगा। अगर अहमद किसी जगह पर नहीं जाएगा तो अली भी उस जगह पर नहीं जाएगा। बेटे चैट बॉक्स में बताओ, क्या एरोज आपके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? जल्दी से बताओ बेटे, एक्टिव रहो, होश में रहो। जल्दी से मुझे सब लोग जवाब दो। क्या एरोज आपके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अहमद और अली के, या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? फास्ट, जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ। बेटा ये देख, अहमद बढ़ रहा है, अली भी बढ़ रहा है। अहमद कम हो रहा है, अली भी कम हो रहा है। क्या ये सेम है या ये ऑपोजिट है बेटा सतीश? सेम डायरेक्शन है, वेरी गुड। वेरी गुड बेटे, ये सेम डायरेक्शन है, क्योंकि जब अहमद बढ़ा तो अली भी बढ़ा, अहमद कम हुआ तो अली भी कम हो गया। तो बेटा ये बात याद रखना, जब भी एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं इसका मतलब ये है कि जो हमारी दो कमोडिटीज हैं उनमें कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट। और जब भी दो कमोडिटीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बेटे, कर्व कैसा बनेगा? हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग। कर्व कैसा बनेगा? हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग। सही है। अब इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं कहता हूं जी यहां पर अहमद का एक दुश्मन आ गया। अहमद के दुश्मन का नाम है अमजद। बड़ी सख्त लड़ाई है, फड्डेबाज हैं दोनों, लड़ाई चल रही है। अगर अहमद किसी जगह पर जाएगा तो अमजद उस जगह पर नहीं जाएगा, और अगर अमजद किसी जगह पर जाएगा तो अहमद उस जगह पर नहीं जाएगा। बेटे एरोस कैसे जा रहे हैं? ऑपोजिट के सेम? ऑपोजिट, एक्सीलेंट बेटे। कैसे जा रहे हैं एरोस? ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके एरोस जा रहे हैं। और जब भी दो कमोडिटीज में ऑपोजिट डायरेक्शन में गेम चल रहा होता है, इसका मतलब ये है बेटा कि दो कमोडिटीज में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव या फिर इनवर्स। नेगेटिव या फिर इनवर्स। मैं आप लोगों के सारे रट्टों वाला गेम खत्म कर दूंगा आज। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। और बेटे कभी भी दो कमोडिटीज में इनवर्स रिलेशनशिप आता है तो कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको याद रखते हैं, सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, सीढ़ियां नीचे आ रही हैं, ये फजूल बातें होती हैं, इनको मत याद रखा करें। रिलेशनशिप से बात याद रखें। पॉजिटिव है अपवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने यहां पर कोई बात नहीं की कि मैं डिमांड का कर्व बना रहा हूं, सप्लाई बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैंने जनरल आइडिया दे दिया आप लोगों को। अच्छा, अब इस ग्राफ में ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं बेटा, वो याद रखना। ये मैं आगे के लिए बता रहा हूं, आप लोगों की आगे के लिए जो आसानी होगी उसके लिए। बेटा ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दिख रहा है आपको? मैं चाहता तो मैं ओरिजिन से बना सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऊपर से बनाया। ओ लेवल में मसला कोई नहीं होता, लेकिन आप लोग भी ऊपर से बनाया करो, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक है।
वाई एक्सिस के साथ टच करना या ना करना आपकी मर्जी है, करना चाहते हैं टच कर लें, नहीं टच करना चाहते ना करें। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को देखें सर, अगेन इसको भी मैंने टच करके बनाया हुआ है, इवेंचुअली आपकी मर्जी है, करना चाहते हैं टच कर लें, नहीं करना चाहते ना करें। लेकिन कुछ बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को ना यूं बना देते हैं, यानी कि वो एक्स एक्सिस के साथ टच हो रहा होता है। बेटा ये गलत है, एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं होना चाहिए, बस यहां पर लाके रोक दो उसको। समझ गए? अब आ जाओ डिमांड पे वापस से। तो डिमांड कहता है जी विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम अ सर्टेन गुड और सर्विस। किसी भी चीज को खरीदने की ख्वाहिश, किसी भी चीज को खरीदने की चाहत जब आप करते हैं तो बेटे आप डिमांड क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब यहां पर आता है अपने पास लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, बेटा लॉ ऑफ डिमांड एक बड़ी सिंपल सी चीज है, इसके लिए इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, लेट से मैं कहता हूं ये पेंसिल है, अगर बेटा इस पेंसिल की प्राइस बढ़ जाती है, ये पेंसिल महंगी हो जाती है, तो क्या आप लोग ज्यादा पेंसिल खरीदेंगे कि कम पेंसिल खरीदेंगे? जल्दी से बताएं चैट में। अगर ये पेंसिल महंगी हो जाती है, ज्यादा पेंसिल खरीदोगे कम पेंसिल खरीदोगे? हाँ जी, कम पेंसिल खरीदोगे। सिंपल सी बात है ना भाई, महंगा हो गया, महंगा हो गया, लोग कम खरीदेंगे। और अगर ये पेंसिल की प्राइस कम हो जाती है, ये प्राइस सस्ती हो जाती है, तो ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे? जल्दी बताओ। एक्सेलेंट, ज्यादा खरीदेंगे भाई, सिंपल सी बात है ना। चीज महंगी हो रही है कम खरीदोगे, चीज सस्ती हो रही है ज्यादा खरीदोगे। बात समझे बेटा? तो अब यहां पे देखिएगा, आपके पास यहां पर आ गई प्राइस, आपके पास यहां पर आ गई क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अगर ये पेंसिल की प्राइस बढ़ती है तो लोग पेंसिल कम खरीदेंगे, यानी कि क्वांटिटी डिमांड फॉर पेंसिल क्या हो गई बेटे? क्वांटिटी डिमांड फॉर पेंसिल कम हो गई। और बेटा अगर पेंसिल सस्ती होती है, पेंसिल की प्राइस कम होती है, तो लोग इस पेंसिल को ज्यादा खरीदेंगे। अब बेटा देख, मुझे ये बताओ, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? जल्दी बताओ। क्या एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेरी गुड। तो बेटा रिलेशनशिप कैसा आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बताएं, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी से बताएं। नेगेटिव, शाबाश, एक्सीलेंट बेटा। कैसा रिलेशनशिप आ गया आपके पास? नेगेटिव या फिर इनवर्स? बेटा रट्टा नहीं, रट्टा नहीं मारना, मुझे ये बताओ, दो कमोडिटीज में अगर इनवर्स रिलेशन होता है तो कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा नेगेटिव रिलेशनशिप में, या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा? एक्सीलेंट, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। समझे? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आपका बन रहा होगा। तो अब आए जरा डायग्राम बना लेते हैं, आ जाए बेटे। इधर आ गई आपके पास प्राइस, यहां पर आ गई आपके पास क्वांटिटी, नेगेटिव रिलेशनशिप है तो कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब इन चीजों को ना, इसको इसको डायग्राम में प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखना। भाई मैं कहता हूं कि लेट से इनिशियली ये प्राइस चल रही थी, इनिशियली ये प्राइस चल रही थी, और मार्केट में इतनी पेंसिलें बिक रही थी भाई, क्वांटिटी क्यू। हम ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि पेंसिल की प्राइस बढ़ जाती है फ्रॉम पी टू पी वन, पेंसिल की प्राइस बेटा बढ़ गई फ्रॉम पी टू पी वन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अगर पेंसिल की प्राइस बढ़ेगी तो पेंसिल की क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो कम हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी लोग पेंसिल कम खरीदेंगे, और हम लोग बेटा पॉइंट ए से उठ के किधर आ गए? पॉइंट बी पे। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि पेंसिल की प्राइस कम हो जाती है, पेंसिल की प्राइस बेटा कम हो जाती है फ्रॉम पी टू पी टू, ठीक है, सस्ती हो गई पेंसिल। जब सस्ती होगी तो लोग ज्यादा पेंसिल खरीदेंगे भाई। तो डिमांड फॉर पेंसिल क्या हो गई बेटा? डिमांड फॉर पेंसिल आपकी बढ़ गई, और आप आ गए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। कोई परेशानी यहां तक किसी को? यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम किसी को? सारी बातें समझ आ रही हैं? गेम क्लियर जा रहा है?
यस लिखेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। चलें, तो बेटा ये देखो आपके सामने डायग्राम आ गई। लॉ ऑफ डिमांड को आप सिंपली किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? इकॉन बुक में आपके पास पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। अब बेटा देखो, डायग्राम बना देना ये कोई ना महारत का काम नहीं है। डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करना है, टर्मिनोलॉजीज क्या रखनी है, वर्डिंग्स क्या रखनी है, एग्जामिनर इस चीज में बड़ा खेलता है और बहुत तंग करेगा बच्चों को जब एग्जाम आएंगे। ठीक है, तो बेटा इस डायग्राम को हमने तोड़ना है। पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहला पॉइंट, यार क्या प्राइस दुनिया में वाहिद फैक्टर है जिससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है? क्या मौसम नहीं है? अब जैसे गर्मियां चल रही हैं, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, सर्दियां आएंगी तो लोग कॉफी पियेंगे। ठीक है, क्या इनकम नहीं है? क्या एडवर्टाइजिंग नहीं है? लोग टीवी पे जो ऐड हमारे आ रहे होते हैं उसको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी कि बेटा प्राइस के अलावा और भी तो हमारे पास 100 फैक्टर्स है ना, हमारे पास 100 फैक्टर्स हैं। लेकिन हम लोग यहां पर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस की। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ गया बेटा? प्राइस फैक्टर। कि ये जो डायग्राम हमारी बनाई गई है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस के हवाले से बनाई गई है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट मुझे बताओ, चैट बॉक्स खुला रखना बेटा। दूसरा पॉइंट बताओ, क्या मैं एक ही लाइन पे ऊपर नीचे हो रहा हूं या मैं अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं एक ही लाइन पे ऊपर नीचे हो रहा हूं या मैं अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं? जल्दी से बता दे। सेम लाइन पे। तो बेटा जब मैं सेम लाइन पे आता हूं तो इसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। क्या बोलोगे आप इसको? मूवमेंट अलोंग द कर्व। और ये बात याद रखना कि मूवमेंट हमेशा प्राइस की वजह से आती है। तीसरी बात, मैंने जो आप लोगों से शुरू में बात की थी कि बेटा इनकम भी एक फैक्टर है जिससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है, वेदर से भी अफेक्ट आता है, ट्रेंड से भी अफेक्ट आता है। लेकिन हम लोगों ने अब तक उसके बारे में कोई भी बात नहीं की, हमने उसका जिक्र ही नहीं किया। ठीक है ना, हमने कोई उसके बारे में बात नहीं की। मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि जितने भी मेरे अदर फैक्टर्स हैं वो सब के सब कांस्टेंट हैं, मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं सेट्रस पैरेबस। एमसीक्यू में डेफिनेशन आती है। सिट्रस पैरेबस की डेफिनेशन क्या है? बोलता है जी कि अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। बेटा अब इस डेफिनेशन को तोड़ो। क्या बोलता है? अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब वो चीज जो चेंज हो रही होती है। अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर दैट इज प्राइस, इन दिस केस ऑल अदर फैक्टर्स मानी के इनकम, फैशन, ट्रेंड, वेदर, एडवर्टाइजिंग, ये फलाना ढिमका, ये सब क्या है? इन सब को हम इग्नोर कर रहे हैं। इन सब को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। हमने कहा जी कि इनसे कोई भी अफेक्ट आ ही नहीं रहा। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है। लास्ट पॉइंट बेटा हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जब भी प्राइस की वजह से आपकी डिमांड बढ़े या आपकी डिमांड कम हो, इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलोगे। वापस से सुन लो, कभी भी प्राइस की वजह से आपकी डिमांड बढ़े या आपकी डिमांड कम हो, इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कहना है। अगर बढ़ रही है, प्राइस की वजह से बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे जी एक्सटेंशन, के जी डिमांड आपकी एक्सटेंड हो गई है। और अगर कम हो रही है प्राइस की वजह से तो आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। बेटा इंक्रीज डिक्रीज किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होता है, आगे जाके बताऊंगा। एमसीक्यूज के अंदर बेटा एग्जामिनर बड़ा तंग करेगा, बड़ा छेड़ेगा आप लोगों को। तो ये चीजें जो बेसिक बातें हैं ना, ये आप लोगों को बेटा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये आज की हमारी एक छोटी सी ओरिएंटेशन क्लास थी।
आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपनी इनरोलमेंट नहीं करवाई है, या जो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो बेटा ये इस नंबर पे राब्ता करें, ताकि वो आप लोगों को ग्रुप्स में ऐड करे और आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दे। 263। ठीक है। आप इनको कांटेक्ट करें और अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें, ताकि आप लोग का पोर्टल के बन जाए। पोर्टल किस तरीके से बनना है वो आपको पता चल जाए, और आपका जो ओवरऑल जितना भी नोट्स वगैरह लेक्चर्स हैं वो सब आपको मिल जाए। ठीक है जी। चले बेटा, जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज।